Good morning, everyone. So we are only now 90 days away from prelims. मात्र 90 दिन और बचा है. So those who are seriously preparing for this examination, as well as those who are intending to write examination this year just for practice, next year उनका serious attempt होगा. So for them this session is very much important. देखो, prelims examination, as often I have always argued that it's more about elimination. यहां पे एम है कि 12 लाख बच्चों में से बस 10,000 को उधर लाना है, so that they can compete for mains, right? So you need to learn few tricks. कुछ चीजों को समझना है. एंड मैं ये नहीं बता रहा हूं कि वॉट एवर द स्ट्रेटजी आई एम गोइंग टू सजेस्ट दैट इज गोइंग टू बी अ फुल प्रूफ प्लान, पूरा 100% वो सही ही होगा. बट 80% of the times मैं गारंटी लेता हूं वॉट एवर आई एम गोइंग टू टीच टूडे दैट वुड सर्टेनली हेल्प यू. फर्स्ट थिंग. सेकेंड, do regular mock test practice. If you have not yet started, this is the time to accelerate. At least अगले 90 दिन में आपको मिनिमम कोशिश करना है कि 20 मॉक टेस्ट कम से कम लगाने हैं. मिनिमम जो करंट अफेयर्स का लास्ट 1 ईयर का जो रिवीजन है दैट शुड बी डन एटलीस्ट 3 to 4 times. Though I'm not going to talk about it because this session is confined. Good morning, Deepak. Good morning, everyone. So this session is confined to explaining few things, what exactly to remember while going through the question paper. देखो वो 120 मिनट्स जो है वो बहुत ही एंक्सियस टाइम होता है, बहुत ही ज्यादातर बच्चों के ऊपर प्रेशर होता है दैट आई नीड टू फिनिश 100 क्वेश्चंस. यस, वन मोर थिंग, दोज हु आर ऑलरेडी राइटिंग मॉक्स, सो प्लीज मेक इट अकस्टम टू डू इट ड्यूरिंग द सेम पीरियड 9:30 to 11:30. जिस टाइम पे यूपीएससी ऑर्गेनाइज करती है टेस्ट, उसी समय मॉक टेस्ट भी दो, ताकि माइंड जो है उस समय उतना ज्यादा एक्टिव रहे, शार्प रहे. ओके, नाउ कमिंग टू दिस सेशन, again I'm telling you, this is just a general, like, see, this is what I have done after analyzing last 10-year question paper. तो मुझे ये सब लगता है कि फिट होता है. आप अपना स्ट्रेटजी खुद ही देख सकते हो, बट गो थ्रू इट एंड देन ये मैं फर्स्ट 1 hour में आई बी टेकिंग दिस सेशन एंड देन लेटर ऑन 1.5 hour आई बी टेकिंग अ पॉलिटी सेशन. पहला क्लास आज पॉलिटी का होगा. with an example what you can expect, with an example what you can expect in the this coming prelims. इस बार प्री में क्या क्वेश्चंस आएंगे, कहां से क्वेश्चंस आएंगे, कैसे पढ़ना है, एवरीथिंग आई विल बी कवरिंग. सो लेट अस स्टार्ट विद द सेशन. ओके, सो जनरली ये जो स्ट्रेटजी अभी बता रहा हूं ये मैंने अप्लाई किया है लास्ट 5 to 10 इयर्स के क्वेश्चन पे. आप खुद भी कर सकते हो. डू वन थिंग, 2019 से लेके 2024 तक 5 ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठा लो. ओके, एंड देन अप्लाई दीज ट्रिक्स व्हाट एवर आई एम टेलिंग यू. डिपेंडिंग ऑन द सक्सेस रेट ऑफ दीज टेक्निक, आप खुद ही एक डिसीजन लो, हाउ वुड यू proceed. Are you getting? So of which of them you would want to use in the actual examination and when? Approximately 10-80% should be the success rate. जो मैंने एनालाइज किया, मुझे लगता है कि 80% जो टिप्स अभी मैं बताने वाला हूं उसमें आपको हेल्प मिलेगा. 80% टाइम दिस वुड बी, मतलब हर 10 में 8 क्वेश्चंस जो है इस ट्रिक से सही होंगे. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लेकिन keep one thing in mind, this is not going to work in any of the mock examination. क्योंकि जब हम मॉक का पेपर सेट करते हैं तो जो टिप्स अभी यहां तुम्हें दे रहे हैं इसको बिल्कुल दिमाग में रखते हैं. एंड कॉन्सिक्वेंटली व्हाट वी डू, जानबूझ के क्वेश्चंस आर फ्रेम्ड इन सच अ मैनर कि आप इस टिप्स को वहां पे अप्लाई ना कर पाए. सो कम प्रेरणा, सो अपर्णा, दे आर अनलाइकली टू वर्क इन दी मॉक एग्जामिनेशन. वीडियो स्टॉप बोल रहे हैं बच्चे लोग. हाँ, वीडियो चल रहा है बाबू, आप अपना नेट चेक करो. आशीष, नहीं भाई, यूट्यूब सेशन देखो. यार क्या करता है भाई.
लेट्स स्टार्ट नाउ। जनरली कुछ वैसे स्टेटमेंट्स एग्जामिनेशन में जब भी आप देखोगे, दीज आर टेंड टू बी रॉन्ग जनरली। फर्स्ट इज एक्सट्रीम स्टेटमेंट मोस्ट ऑब्वियस। ज्यादातर लोग बताते होंगे एक्सट्रीम स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है। अब ये क्वेश्चन 2023 यूपीएससी का है। उन्होंने पूछा कि कार्बन फाइबर्स आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कंपोनेंट्स यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स एंड एयरक्राफ्ट। सेकेंड स्टेटमेंट क्या था? कार्बन फाइबर वंस यूज्ड कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। इज इट नॉट एन एक्सट्रीम स्टेटमेंट? कार्बन फाइबर वंस यूज्ड कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। पूरा का पूरा ये बोल रहा है कि कार्बन फाइबर को दोबारा रिसाइकल किया ही नहीं जा सकता है। तो ऐसा कोई भी स्टेटमेंट यूपीएससी में हो, इवन इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ दिस फैक्ट, 90% टाइम 80% टाइम वो स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा। मेरी बात समझ रहे हो पर ना? सो फर्स्ट थिंग विच यू शुड कीप इन योर माइंड कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट जहां पर भी दिखे, इरिस्पेक्टिव ऑफ आपको आता है कि नहीं आता है, वो स्टेटमेंट को हमेशा हटा दो। अब कार्बन फाइबर्स के बारे में ज्यादातर लोग जानते हैं कि दीज आर यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स एंड एयरक्राफ्ट, लोग जानते हैं, बट इट कैन नॉट बी रिसाइकल्ड वंस यूज्ड। डोंट यू थिंक इट्स एन एक्सट्रीम स्टेटमेंट? तो इसको जब आप कट करते, ऑटोमेटिक आप आंसर पे पहुंच जाते। दैट इज वन एग्जाम्पल। सेकेंड इज these are the two methods: pyrolysis that happens in the absence of oxygen and solvolysis. These are the two methods through which carbon fibers are extracted, ठीक है, recycled. Next is, अब एक और क्वेश्चन देखो 2024 का, अभी तक इसका की यूपीएससी ने रिलीज नहीं किया है, लेकिन मुझे क्या लगता है कि आंसर शुड बी, अभी देखो क्या बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या बोल रहा है? द रेड सी receives very little precipitation in any form. रेड सी जो है, it receives very little precipitation in any form. अब जब रेड सी एरिया को एनालाइज करोगे तो देखोगे कि पूरा का पूरा डेजर्ट वाला रीजन है। हो सकता है कि सही हो, मान लो कि नहीं पढ़े हो, यू आर नॉट अवेयर ऑफ। मैं बता रहा हूं बार बार कि यहां पर नॉलेज चेक नहीं कर रहे हैं, नॉलेज वो चेक तुम्हारा मेंस में करेंगे। प्री इज ऑल अबाउट एलिमिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन, बहुत ज्यादा जो बच्चे प्री निकालते हैं वो इसलिए क्योंकि एलिमिनेशन करना उनको आता है, स्टेटमेंट को वो पकड़ लेते हैं कि कहां पे मुझे ट्रैप किया जा रहा है। समझ रहे हो पर ना? सो द रेड सी रिसीव्स वेरी लिटिल प्रेसिपिटेशन इन एनी फॉर्म। चलो इसको मानते हैं कि सही है या गलत बाद में सोचेंगे, लेकिन जनरली जब मरुस्थल का वो रीजन देखोगे वेस्ट एशिया वाला, तो लगेगा कि हां प्रेसिपिटेशन बहुत कम ही होता होगा। अब क्या क्वेश्चन सेकंड बोल रहा है? नो वाटर इंटर्स द रेड सी फ्रॉम रिवर्स। रेड सी में कोई भी रिवर से पानी नहीं जाता है। डोंट यू थिंक इट्स एन एक्सट्रीम स्टेटमेंट? मानते हो कि नहीं कि ये एक्सट्रीम है? रेड सी में ये कहां से, मतलब संभव ही नहीं है भाई कि उतना बड़ा सी हो, कोई छोटा भी एक ओपनिंग ना हो कि जहां से रिवर, चलो बड़ा रिवर नहीं जाता होगा, रिवुलेट्स जाता होगा, है ना? क्या बोल रहा है? नो वाटर इंटर्स द रेड सी फ्रॉम रिवर्स। रिवर्स में तो मेजर रिवर्स भी आते हैं, माइनर रिवुलेट्स भी आते हैं, छोटे छोटे। हाँ, तो ये स्टेटमेंट एक्सट्रीम है। अभी तक यूपीएससी की रिलीज नहीं किया है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस में ज्यादातर ध्यान रखना है कि जहां भी सच एक्सट्रीम स्टेटमेंट इफ यू सी, इसको सीधा कट करो, कट कीजिए। आंसर वुड बी ए। आंसर क्या होगा? ए होगा। नो मंजू, हिंदी में नहीं है बाबू, बाइलिंगुअली थोड़ा एक्सप्लेन कर सकता हूं, बट इंग्लिश में ही है ये, ठीक है? सो यहां तक कोई दिक्कत? क्लियर है? सेकेंड इज अ स्टेटमेंट विथ नंबर्स, डेटा, रिसेंट ईयर्स नॉट वर्किंग दो एब्सोल्यूटली। ज्यादातर स्टेटमेंट जिसमें डेटा रहेगा यूपीएससी के द्वारा, मैं अगेन आई एम सेइंग, विक्रम गुड मॉर्निंग, अगेन आई एम सेइंग कि कोई जरूरी नहीं है कि ये हमेशा सही हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम यूपीएससी थ्रो रॉन्ग डेटा, जानबूझ के वो डेटा गलत ही डालते हैं ज्यादातर टाइम। आई एम सेइंग अगेन 8 out of 10 एंड विच इज अ कंसिडर प्रोपोर्शन, राइट?
मतलब अगर 5 क्वेश्चन में डेटा दिया है और आप 5 क्वेश्चन आप इस एजम्पशन पे कर रहे हो, तो 4 तो सही होगा ना। 3 भी सही होता है तब भी पॉजिटिव हो। मैं बताता हूं क्यों। अगर तुमने नहीं पढ़ा है, 5 क्वेश्चन डेटा का आ गया, 3 क्वेश्चन सही किए हो तो 6 क्वेश्चन नेट, 6 पॉजिटिव मार्क्स। 2 लॉस में जाओगे तो 1.25 के आसपास लॉस में जाओगे, 1.32, तब भी नेट पॉजिटिव कितना रहोगे, समवेयर अराउंड 4 पॉइंट समथिंग। ठीक है। सो कीप इन योर माइंड, ज्यादातर जो क्वेश्चंस हैं जहां पे भी स्टेटमेंट में नंबर्स होंगे, डेटा होंगे, तो वो जनरली रॉन्ग है। लेकिन अब ये रिसेंट ईयर्स में बहुत अच्छा काम नहीं कर रहा है। लेकिन व्हाट आई हैव फाउंड, इवन लास्ट टू लास्ट ईयर 2023 में ये क्वेश्चन आया था, डायरेक्टली इकोनॉमिक सर्वे से यूपीएससी ने इस क्वेश्चन को पिक किया था। स्टेटमेंट ये है, इंडिया अकाउंट्स फॉर 3.2% ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। अब स्टेटमेंट फिर पढ़िएगा, मेनी लोकल कंपनीज एंड सम फॉरेन कंपनीज ऑपरेटिंग इन इंडिया हैव टेकन एडवांटेज ऑफ पीएलआई स्कीम। इसको अभी छोड़ दो, इसको अभी छोड़ देते हैं। अब यहां पे क्या बोल रहा है, इंडिया अकाउंट्स फॉर 3.2% ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। तो जनरली ये 3.2 है, डेटा है। अब ऐसे क्वेश्चंस में क्या होगा, जनरली एज्यूम करके चलो कि आउट ऑफ 100 टाइम्स 70 to 80 टाइम्स ये डेटा गलत होगा। 3.2% ग्लोबल एक्सपोर्ट ऑफ गुड, भाई वी आर नॉट मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस स्टिल। ठीक है, आर यू गेटिंग? आज भी हम मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस नहीं हो रहे हैं। सो इस क्वेश्चन को, अगर ये वाला स्टेटमेंट को आप रॉन्ग कर देते तो ऑटोमेटिकली आपको लगता नहीं है कि आप आंसर पे पहुंच जाते, डी पे। आर यू गेटिंग? तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन दिखे, जो 10 मिनट छूटा है अमित, एक बार देख लेना, ठीक है? ओके, सो ऐसा क्वेश्चन कुछ भी दिखे। अब देखो, टोटल एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स में इकोनॉमिक सर्वे का, ये डायरेक्टली इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन पूछा गया था। 1.8% इकोनॉमिक सर्वे में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि ग्लोबल एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स में वी आर, यस आशीष, ये पॉलिटिसेशन है। इट इज पहला एक घंटा पहला कुछ स्ट्रेटजी बता रहा हूं एंड देन विल शिफ्ट टू पॉलिटी। ठीक है। सो 1.8% ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, देख रहे हो? और वहां क्या उन्होंने पूछ दिया था क्वेश्चन में, 3.2। ठीक है। तो ये सब ट्रैप जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ट्रैप को अगर पकड़ लोगे तो आंसर पे ऑटोमेटिकली आ जाओगे। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, अ स्टेटमेंट विथ according to the constitution of India defines, prescribes, classifies, बोलता है ना कि this is how constitution of India defines this particular thing, this is how constitution of India defined office of profit, this is in this article of constitution of India has defined ABC, something like this, right? तो ऐसे ज्यादातर क्वेश्चंस जो हैं वो गलत होते हैं, क्योंकि ज्यादातर कॉन्स्टिट्यूशन में डेफिनेशन है ही नहीं। ठीक है। सो अब जैसे देखो, ये क्वेश्चन पूछा था 2023 में। क्वेश्चन ये था कि, अभी इन दोनों को छोड़ते हैं, व्हेन अ बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स टाइम लिमिट्स विद इन विच ही और सी हैज टू डिक्लेयर हिज और हर एसेंट। अब देखो, प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट, साहब क्या बोल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर टाइम लिमिट दिया हुआ है अपना, जिसके अंदर प्रेसिडेंट हैज टू गिव हिज एसेंट। तो जनरली ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे स्टेटमेंट गलत होंगे जनरली। अगेन आई एम सेइंग, अगर तुम पढ़ी हो, अब जैसे पूछ दिया कभी कि कैबिनेट डिफाइंड है कि नहीं डिफाइंड है, तो कैबिनेट डिफाइंड है कहां पे? आर्टिकल 352 में डिफाइंड है, वहां पे लिखा हुआ है कैबिनेट मतलब कौन, मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट रैंक अलोंग विद प्राइम मिनिस्टर। तो वहां पे एग्री करना है। लेकिन जहां कुछ नहीं ऐसा पढ़ रहे हो तो वहां पे सीधा पिक कीजिए कि ये गलत होगा। ये स्टेटमेंट गलत था, सारे स्टेटमेंट गलत है। मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि जनरली ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा तो ये कीवर्ड्स देखो, कहां पे तुमको ट्रैप किया जा रहा है। ये दोनों चीज लगभग तुम लोग पढ़ते होगे कि अगर इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को डिक्लेयर वाइड किया गया, इलेक्शन को वाइड किया गया, तो एक्ट्स डन बाय हिम वुड नॉट बिकम अनकॉन्स्टिट्यूशनल। लेकिन ये क्या लिखा हुआ है, ऑल एक्ट्स बाय हिम बिफोर द डेट ऑफ डिसीजन बिकम इनवैलिड। तो ये भी गलत है।
इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी पोस्टपोन्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ सम लेजिस्लेटिव असेंबली हैव बीन डिसॉल्व्ड। सो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तीनों स्टेटमेंट इस क्वेश्चन में गलत था। लेकिन यहां पे बच्चे कहां पे, ये दोनों क्वेश्चन ज्यादातर स्टैटिक सेक्शन में आप कवर करते हैं। यहां पे क्यों फंसने का टाइम है, ये है क्योंकि लोगों को याद नहीं रहता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब किया गया है कि नहीं किया गया है। आर यू गेटिंग? सो कीप इन योर माइंड, जब भी कोई बिल को प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास किया जाएगा तो वहां पे कोई भी प्रिस्क्राइब ऐसा कुछ है ही नहीं, कोई ऐसा टाइम लिमिट है ही नहीं जिसके within which president has to declare his or her assent. So keep this in your mind. इसको एकदम ध्यान में बैठा के रख लो, ठीक है, कि ऐसे क्वेश्चंस जनरली गलत होते हैं। आता हूं नेक्स्ट में, ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन एक्सेप्शन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस में ज्यादातर टाइम कोई टेक्नोलॉजी के बारे में अगर तुम नहीं जान रही हो और वहां पे ऑप्शन लिखा हुआ है ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन, गो अहेड विथ इट, ज्यादातर टाइम वो सही होगा। लेकिन साइंस एंड टेक पोर्शन को हटाने के बाद ज्यादातर टाइम ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन गलत होगा। लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। खैर ये तो बहुत ही 2023 का क्वेश्चन है। एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मेंशन्ड इन न्यूज, कंट्री वेयर इट इज लोकेटेड। दोनवास के बारे में सब जानता है कि यूक्रेन रीजन का था, काचीन म्यांमार का है, टिग्रे इथियोपियन रीजन में है। तो तीनों स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। सो ऑल थ्री वर इनकरेक्ट, आंसर वुड बी डी। लेकिन ये क्वेश्चन देखो ये भी 2023 का क्वेश्चन है। कंट्री इंपॉर्टेंट रीजन फॉर बीइंग इन द न्यूज रिसेंटली, क्या है? चैड, सेटिंग अप ऑफ परमानेंट मिलिट्री बेस बाय चाइना। अभी तक का छोड़ो, ये 23 के हिसाब से सोचो। उस समय परमानेंट मिलिट्री बेस चाइना का एक ही जगह था, दैट वाज जिबाउती। जिबाउती हमेशा न्यूज में था इस वजह से। गिनिया, सस्पेंशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट बाय मिलिट्री। लेबनान, सीवियर एंड प्रोलॉन्ग्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन। ट्यूनीशिया, सस्पेंशन ऑफ पार्लियामेंट बाय प्रेसिडेंट। अगर आप फॉलो करते तो उस समय आपको सब पता होता कि क्यों न्यूज में है। अभी मेरा ये इंटेंशन है कि ज्यादातर ऐसे क्वेश्चंस, अब जैसे ऑल फोर पेयर्स, ये हमेशा लगभग गलत होगा ऐसे क्वेश्चंस में, ये ध्यान में रखना। मान लो कि आप एक दो पॉइंट फिगर आउट कर लिए कि ये दोनों सही है और ये दोनों पता नहीं क्या है, तो एक को तो बिल्कुल एलिमिनेट कर दो। ऑल फोर वाला जो ऑप्शन रहेगा, ऑल थ्री वाला जो ऑप्शन रहेगा, उसको हटा दीजिए, ठीक है। तो ज्यादातर टाइम ऐसे क्वेश्चंस में ध्यान रखना है, ऑल ऑफ द अबव सही नहीं होगा। कीप इन योर माइंड, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, यहां पे उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। अ स्टेटमेंट विच आर नॉट ऑब्जेक्टिव, वैसे स्टेटमेंट जो कि ऑब्जेक्टिव नहीं है। अब वो सीधा बोल देंगे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज वेल डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। या एक सैंपल यहां पर देखो, इन्होंने क्वेश्चन 2023 में क्या पूछा कि आर्टिकल 335 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस द टर्म एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सो एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कैन इट बी एवर डिफाइंड? ये बताओ, क्या कोई एक एग्जैक्ट मीनिंग एफिशिएंसी हो सकता है? व्हाट इज एफिशिएंसी मीन? व्हाट डज एफिशिएंसी मीन? बताओ प्रणय, तुम्हारा नाम प्रणव है ना? सुजय, कभी हो सकता है एफिशिएंसी का एक सिंगल मीनिंग? इट कैन हैव मल्टीपल मीनिंग डिपेंडिंग अपॉन द कंटेक्स्ट, राइट? सो जब भी कोई ऑब्जेक्टिव ऐसा रहे, कोई भी ऐसा बेसिकली जो टर्म जो ऑब्जेक्टिव्स नहीं है, तो वो जनरली गलत ही होगा। तो इसको आप हटा दीजिए। अब देखो स्टेटमेंट 1 कहां पे है? स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? कुछ क्लियर हो रहा है? अब देखो, हाँ, एलिमिनेशन रैशनली करना है। मैं ये नहीं बता रहा हूं कि तुक्का मारना है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जहां पे जैसे जनरली मैं, जब जो मेरे बच्चे हैं उनको पता होगा, जब मैं तुम लोग का पॉलिटी सेशन लिया हूं तो बताया हूं ये बात कि आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में वहां पे लिखा हुआ है, जब इंदिरा साहनी केस भी बता रहा था और उसके पहले भी बताया हूं कि इट इज सब्जेक्टेड टू एफिशिएंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन, ये बात बताया हूं। लेकिन एफिशिएंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन इट हैज नोवेयर बीन डिफाइंड। जब डिफाइन ही नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है, खुद सोचो कि ये वाला स्टेटमेंट गलत होगा।
तो मेरे स्टूडेंट्स तो लगभग सब जानते होंगे इस बात को, लेकिन बाय द वे अगर तुमको नहीं भी पता है सो यू कैन डू दैट. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, फॉर अ स्टेटमेंट टू बी ट्रू इट मस्ट बी वेरीफिएबल. इफ इट इज नॉट वेरीफिएबल इट इज रॉन्ग. पहले समझो, कोई भी एक स्टेटमेंट को सच होने के लिए जरूरी यह है कि वो वेरीफिएबल रहे. राइट? कोई स्टेटमेंट, कोई बोल रहा है ABCD इज ब्लाइंड, तो ब्लाइंड का एक परिभाषा है ना, दिस इज हाउ यू वेरीफाइड कि हां वो देख नहीं पाता है ABCD. तो एंड इफ इट इज नॉट वेरीफिएबल इट इज रॉन्ग. अब जैसे याद करो 64 योगिनी टेम्पल वाला क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला, इट इज द ओनली सर्कुलर टेम्पल बिल्ट इन इंडिया. भाई पूरे इंडिया में तुम पूरा इंडिया घूम चुके हो, सब कुछ देख चुके हो कि सिर्फ एक ही सर्कुलर टेम्पल इंडिया में है पूरे ऑल ओवर इंडिया. तो अगर जो बच्चे लोग इसको 2 को हटा देते, सो 2 2 2 आंसर पे पहुंच जाते कि नहीं पहुंच जाते, अगर नहीं भी पता होता तो. सो जनरली कीप वन थिंग इन योर माइंड कि कोई भी स्टेटमेंट फॉर इट टू बी ट्रू इट मस्ट बी वेरीफिएबल. अब जब तुम बोल रहे हो कि इट इज द ओनली सर्कुलर टेम्पल इन इंडिया, इज इट वेरीफिएबल? यू कैन नॉट वेरीफाई इट. राइट? सो ऐसे क्वेश्चंस में सीधा आपको, बहुत बार मैं ये बात बोल रहा हूं, बहुत सारे आंसर्स पता नहीं होगा आपको, उसी समय एट द स्पर ऑफ द मोमेंट यू नीड टू टेक डिसीजन. आपको उसी समय डिसाइड करना है और डिसाइड करके उसी समय आपको देखना है कि वो सही है कि गलत है. ठीक है? आर यू गेटिंग? अब यहां पर इसको अगर आप निकाल लिए तो आंसर पे पहुंच गए थे, है कि नहीं? जनरली ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है, ये भी एक्सट्रीमी स्टेटमेंट है, इट इज द ओनली सर्कुलर टेम्पल बिल्ट इन इंडिया, दिस इज ऑल्सो एन एक्सट्रीमी स्टेटमेंट. अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज फ्यू मोर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दैट टेंड टू बी रॉन्ग. ये भी देखिएगा, कुछ और ऐसे क्वेश्चंस हैं जो जनरली गलत होते हैं. अब देखो क्या, ओके. नेक्स्ट इज अ स्टेटमेंट विथ कॉन्टिन्यूअसली स्टीडली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स. जब तुम लोग को बजट पढ़ा रहा था तो ट्रेंड एनालिसिस के लिए बताया था, याद है कि ये ट्रेंड ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है. तो जनरली जो मैं बताया हूं यूपीएससी उसका उल्टा देगा एग्जाम में. यूपीएससी ज्यादातर टाइम ट्रेंड एनालिसिस में रॉन्ग डेटा ही देता है. कीप दैट इन योर माइंड. ज्यादातर टाइम, अगेन आई एम सेइंग, हो सकता है तुम्हारा बैड लक रहा हो, दिन खराब हो, दैट्स अ सेपरेट इशू, बट आउट ऑफ 10 टाइम्स 8 टाइम्स जो यूपीएससी 7 टाइम्स जो यूपीएससी ट्रेंड्स के क्वेश्चंस देंगे वहां पे गलत ही रहेगा पढ़ना. ठीक है? सो दैट इज अनलेस एंड अनटिल इट इज नॉट ऑब्वियस. ऑब्वियस रहेगा तो उसमें नहीं गलत देगा. अब जैसे कि कौन सा टैक्स ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो ऑब्वियस वाले में उसमें गलत नहीं देगा. ठीक है? लेकिन ज्यादातर टाइम गलत देता है. सेकेंड, स्टेटमेंट विथ नेम्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस, मिनिस्ट्रीज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. देखते नो कि ये वाला जो स्कीम है या ये क्या कहते हैं पर्टिकुलर इनिशिएटिव है टेकन बाय दिस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस. तो ज्यादातर टाइम, अगेन आई एम सेइंग 7 to 8 टाइम्स आउट ऑफ 10 टाइम्स वो गलत ही होगा. दैट वुड ऑल्सो बी रॉन्ग. 7 से 8 से 10 बार में 7 से 8 टाइम गलत होगा. ठीक है? नेक्स्ट, अ स्टेटमेंट विथ बट, वेयर एज एंड वाइल इन द मिडल. कोई स्टेटमेंट शुरू हुआ और उसी का कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट साथ में लिख दिया, बट ABCD, वाइल, वेयर एज. ज्यादातर टाइम 7 to 8 टाइम्स आउट ऑफ 10 में वो स्टेटमेंट गलत होगा. ये सब एलिमिनेशन स्ट्रेटजी है, थोड़ा सा रैशनली अगर सोचोगे तो कर लोगे. ठीक है? उसी तरीके से स्कीम्स, प्रोग्राम्स जहां बेनिफिशियरीज आर टू वाइड, एक डायरेक्ट टारगेटेड स्कीम्स की बात नहीं कर रहा हूं, जहां पे बेनिफिशियरी का पूल बड़ा है तो वहां पे ज्यादातर टाइम गलत होगा. नेक्स्ट इज स्टेटमेंट विथ बिकॉज, ड्यू टू, ज्यादातर टाइम गलत होता है. ठीक है? यहां तक कोई दिक्कत? अब एक चीज और देखते हैं. नाउ सी वन मोर थिंग.
स्टेटमेंट दैट टेंड टू बी राइट, ये अभी तक वो क्वेश्चंस कर रहे थे जो कि जनरली रॉन्ग होता है। अब कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स देखेंगे दैट टेंड टू बी राइट, ज्यादातर टाइम वो सही होंगे। कोई भी क्वेश्चन में इफ इट इज डिपार्टमेंट एक्स कम्स अंडर मिनिस्ट्री, देन उसमें भी देखना है आयुष आशुतोष, जनरली बाबू वो गलत ही पूछते हैं। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, कुछ डिपार्टमेंट जैसे पूछ दिए डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, तो ये सबको पता है मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस, लेकिन जनरली क्वेश्चंस वो गलत होता है। जैसे मैं एक तुमको एग्जांपल देता हूं, आज ही दूंगा अभी, चलो कुछ देर में, अभी आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन मैंने जो पॉलिटी का सेशन तुम्हारे लिए प्रिपेयर किया है, तो उसमें अभी ये जो तुम्हारा क्वेश्चन है उसका आंसर मिल जाएगा। आई विल कम टू दैट। नाउ स्टेटमेंट दैट टेंड टू बी राइट, जनरली कैसे स्टेटमेंट सही होते हैं? जो स्टेटमेंट सम जिसके आगे रहेगा, माइट रहेगा वर्ड, मे रहेगा, मोर देन रहेगा, लेस देन रहेगा, मोर ऑफन रहेगा, लेस ऑफन रहेगा, समटाइम्स रहेगा, बोलने का ये मतलब समथिंग विच इज नॉट गिवन इन एब्सोल्यूट टर्म। समझो पूरा, कोई ये बोल रहा है ऑल मशरूम्स आर डेंजरस, ऑल मशरूम्स आर पॉइजनस, तो गलत होगा। लेकिन अगर एक स्टेटमेंट ये बोला जा रहा है सम मशरूम्स आर पॉइजनस, हो सकता है, नोबडी नोज राइट, हो सकता है कि कुछ ऐसे मशरूम हो अपर्णा जो कि पॉइजनस होते हैं। मेरी बात समझ रहे हो ना? तो ऐसा जो भी स्टेटमेंट होगा अमन, वहां पे बाबू क्या होगा जनरली, ये ध्यान में, वो सही होंगे। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन जो था ये 2023 में यूपीएससी ने पूछा, सम मशरूम्स हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। अरे भाई, मैं इसके लिए आपको बायोलॉजी का जरूरत नहीं होना चाहिए, मतलब कि आपको पता नहीं होना चाहिए इतना बड़ा बॉटनी में जाके कि ये सब पता हो। ठीक है, कुछ मेडिसिन, सम मशरूम्स हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, सीधा बोलेंगे हो सकता है, होगा। सम मशरूम्स हैव साइको एक्टिव प्रॉपर्टीज, हो सकता है, कुछ लोग उसका नशा भी करते हो। सम मशरूम्स हैव इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी, हो सकता है, नोबडी नोज। सम मशरूम्स हैव बायोल्यूमिनेसेंट प्रॉपर्टीज, हो सकता है। तो जनरली ऐसे क्वेश्चंस विच आर बिगिनिंग विथ सम या मे बी, विच इज नॉट एब्सोल्यूट स्टेटमेंट ऋत्विक, तो उसमें ऐसा क्वेश्चन नहीं भी पता हो, गो अहेड विथ। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? कुछ कॉन्फिडेंस इससे बिल्ड हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। अब उसी क्वेश्चन में वापस जाओ, 2023 वाला जो इकोनॉमिक सर्वे वाला क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था? इंडिया अकाउंट्स फॉर 3, ये तो हमने कट कर दिया, मैंने जानबूझ के उस समय सेकेंड स्टेटमेंट को एक्सप्लेन नहीं किया था। स्टेटमेंट 2 में क्या लिखा हुआ है? मेनी लोकल कंपनीज एंड सम फॉरेन कंपनीज ऑपरेटिंग इन इंडिया हैव टेकन एडवांटेज ऑफ इंडियाज PLI स्कीम। फर्स्ट क्वेश्चन दैट शुड कम टू माय माइंड कि PLI स्कीम में बेनिफिट, इज इट कन्फाइंड ओनली टू डोमेस्टिक कंपनी और ऑल्सो टू फॉरेन कंपनीज? दोनों को है, डन। ठीक है, ये पता है कि PLI में फॉरेन कंपनीज कैन ऑल्सो सेट अप देयर बेस इन इंडिया और दे कैन टेक एडवांटेज, डन, हो गया, काम खत्म। आगे क्या है? मेनी लोकल कंपनीज एंड सम फॉरेन कंपनीज हैव टेकन एडवांटेज। हो सकता है कि बहुत सारे लोकल कंपनीज को बेनिफिट इसका मिल रहा है, कुछ फॉरेन कंपनीज, अभी परसों तरसों ही न्यूज में था कि एप्पल जो है सबसे ज्यादा बेनिफिट लिया है PLI स्कीम्स का। 70% एप्पल को बेनिफिट मिला है PLI स्कीम का मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में। तो क्या होगा? स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। ये तो नहीं ना कर रहा है कि ऑल, मतलब ऑल नहीं, मतलब ऐसा टर्म है, ये सब्जेक्टिव टर्म है। मेनी लोकल कंपनीज बिल्कुल हो सकता है, जब PLI स्कीम आया है तो ऑब्वियस सी बात है। सेकेंड थिंग, सम फॉरेन कंपनीज, तो ये दिमाग में जाना चाहिए कि फॉरेन कंपनीज तो उनको परमिशन है कि नहीं है, तो बिल्कुल हो सकता है। विल गो अहेड विथ सेकेंड स्टेटमेंट। देख रहे हो कैसे करना है? तो बहुत टाइम आंसर पता नहीं होगा, लेकिन आंसर तब भी तुम लोग कर लोगे। थोड़ा सा हैव फेथ इन योरसेल्फ, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लाओ। अगेन आई एम सेइंग दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क इन कोचिंग मॉक्स।
कोचिंग के मॉक पे ये काम ट्रिक नहीं काम करेगा, ये यूपीएससी में काम करेगा, यहां नहीं करेगा। क्योंकि जब हम क्वेश्चन फ्रेम करते हैं तो ये दिमाग में रहता है कि बच्चे लोग को ये बात बता रहे हैं तो वो इस ट्रिक को वहां अपनाएंगे, तो जानबूझ के हम स्टेटमेंट को गलत वहां पे डालते हैं, ठीक है। तो कोचिंग मॉक में काम नहीं करेगा, बट यूपीएससी में दिस वुड वर्क। और अल्टीमेटली आपको कोचिंग में एक्सेल नहीं करना है, एक्सेल कहां करना है, यूपीएससी में, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। अ स्टेटमेंट दैट आर इम्पॉसिबल टू प्रूव रॉन्ग विल बी राइट। देयर इज नो वे यू कैन प्रूव इट रॉन्ग, सो इट्स गॉट टू बी राइट। कोई तरीका नहीं है कि आप उसको प्रूव रॉन्ग कर देंगे। 2023 में नूनीज का एक स्टेटमेंट आया था। नूनीज विजयनगर किंगडम के ऊपर एक हिस्टोरियन है जिन्होंने लिखा था, और ये लिखा कि जो महिलाएं विजयनगर की थी, दे वर गुड एट रेसलिंग, मींस हॉर्स, ये क्या कहते हैं, यस, एस्ट्रोनॉमी, अकाउंटिंग, सूद सेइंग, सब में ये थी। अब ऐसे स्टेटमेंट को जनरली आप रॉन्ग प्रूव नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा तो गो अहेड विथ आंसर डी। आपको ये हिस्ट्री में कहीं, अरे भाई तुम यूपीएससी का स्टूडेंट है, तुम थोड़े ये नूनीज का किताब पढ़ने जा रहा है, मेरी बात समझ रहे हो ना। तो जनरली ऐसे क्वेश्चंस में गो अहेड विथ डी, एकदम आंख बंद करके गो अहेड विथ डी और सही करके आओगे। आर यू गेटिंग? सो ऐसा जब भी क्वेश्चन वो पूछेंगे लाइक रेसलिंग, एस्ट्रोलॉजी, अकाउंटिंग, सूद से ऐसा, सो गो अहेड विथ डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट इज इन एंशिएंट मिडाइवल इंडिया क्वेश्चन टर्म्स रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेटिव इकोनॉमिक एक्टिविटी टेंड टू बी करेक्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव जैसे कि पोर्ट का नाम पूछ रहे हैं, क्वाइंस, मेजरमेंट ऑफ लैंड, जनरली सही होता है। 10 में, आर यू ओके, 10 में 7 टाइम्स वो सही होगा। अमन समझ रहे हो बाबू, ठीक है। 10 में 7 टाइम्स दैट वुड बी करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन। ऐसे क्वेश्चंस जब भी आएंगे तो ऑल ऑफ द एबव जाइएगा। ज्यादातर टाइम, आउट ऑफ 10 टाइम्स 8 टाइम्स आपके सही होंगे। ऐसा क्वेश्चन जब भी सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन को लेकर क्वेश्चन आएगा, सो गो अहेड विथ ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन। मैं बताता हूं कैसे, देख लो, कुछ एग्जांपल दे रहा हूं। ये क्वेश्चन 2024 में, अभी तक इसका की रिलीज नहीं हुआ है। विथ रेफरेंस टू पर फ्लोरो एल्काइल एंड polyfluoroalkyl substance that are used in making consumer products, consider the following statements. PF are found to be widespread in drinking water, food, हो सकता है, न्यूज में हमेशा रहता है polyfluoroalkyl वाटर में मिला है, डन। It is not easily degraded. Why are we so much concerned? जनरली कंसर्न तभी ना होते हैं कि जब डिग्रेड अगर आसानी से हो जाए तब तो इसके बारे में न्यूज में आने का कोई जरूरत ही नहीं है। Persistent exposure to PFK can lead to bioaccumulation. अब ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। अगर इजिली डिग्रेड नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली बायोएक्यूमुलेशन होगा, इजिली डिग्रेड होगा तब तो बायोएक्यूमुलेशन की बात ही नहीं है। सो गो अहेड विद डी। ऐसे क्वेश्चंस जनरली आंसर ऑल होगा। उसी तरीके से एक और क्वेश्चन देखो, मैग्नेटाइट पार्टिकल्स suspected to cause neurodegenerative problems are generated as environmental pollutants from which of the following? अब मैं फिर बोल रहा हूं, ये संभव ही नहीं है, इतना पॉसिबल ही नहीं है कि तुम ऐसे यूपीएससी प्रिपरेशन में पढ़ोगे कि मैग्नेटाइट पार्टिकल्स जो है वो इन सब में से किन किन चीजों में। बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं पता है। मैं ह्यूमैनिटीज का स्टूडेंट हूं, मुझे ये पता ही नहीं है कि मैग्नेटाइट पार्टिकल्स रिलीज कैसे होता है, तो क्या भाई यूपीएससी नहीं करेंगे? आर यू गेटिंग? सो ऐसे क्वेश्चंस में फिर से वही ट्रिक लगाना है। जनरली सारे के सारे इसमें ऑप्शन सही होंगे। जनरली ऑलमोस्ट एवरी टाइम जब भी यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, मैग्नेटाइट पार्टिकल्स सस्पेक्टेड टू कॉज न्यूरोडीजेनरेटिव प्रॉब्लम्स आर जनरेटेड एज इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स, तो इसमें से चाहे वो ब्रेक्स ऑफ मोटर व्हीकल्स हो, इंजन्स ऑफ मोटर व्हीकल हो, माइक्रोवेव स्टोव्स विद इन होम्स हो, पावर प्लांट्स, बस ये ध्यान में रखो कि क्या इनमें मैग्नेट्स का यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मोटर व्हीकल, मैग्नेट का यूज ब्रेक्स में होता है कि नहीं होता है?
इंजन्स ऑफ मोटर व्हीकल होता है कि नहीं होता है? माइक्रोवेव स्टोव सबको पता है कि मैग्नेट स्टीयरर यूज होता है, पावर प्लांट्स में यूज होता ही है। आंसर वुड बी डी। तो ऐसे क्वेश्चंस में ध्यान रखना है, ज्यादातर टाइम आंसर वुड बी डी। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है? अब आगे देखो, एप्लीकेशन ऑफ एनी टेक्नोलॉजी। जनरली यूपीएससी हर साल एक क्वेश्चन किसी टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन पे पूछती है। तो एप्लीकेशन ऑफ एनी टेक्नोलॉजी में भी ज्यादातर टाइम क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव पूछेंगे। जैसे कि 3D का यूज कहां हो सकता है, पूछेंगे क्या कि अब जैसे क्या व्हाट दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ कोई पर्टिकुलर वो टेक्नोलॉजी बताएंगे, उसका रोड्स में यूज होते हैं कि नहीं होते हैं, पूछा था ना एक बार। तो बहुत सारा चीज, एप्लीकेशन ऑफ ड्रोन्स के बारे में भी पूछते हैं। सो कीप इन योर माइंड, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए एप्लीकेशन ऑफ एनी टेक्नोलॉजी, तो जनरली ऐसे क्वेश्चंस में गो अहेड विथ ऑल ऑफ द अबव। ये 2018 का क्वेश्चन है 3D प्रिंटिंग वाला। 3D printing has applications in which of the following? प्रिपरेशन ऑफ कन्फेक्शनरी आइटम्स पता है कि होता है। अब मैन्युफैक्चर नहीं भी पता है ना, तो ऐसे क्वेश्चंस में रिस्क लेना है। क्या बताया था एरिस्टोटल, क्या बोलते हैं? समवन हु इज अ मास्टर हैज टू टेक has the courage to take decisions and then stand with the consequences of that decision. Keep that in your mind. Be a master. ठीक है, मास्टर बनना है। नहीं भी पता होगा तो ऐसे में गो अहेड, आंख बंद करो, बोलो अक्का बक्का तुक्का तू डी पे कर देंगे। भाई कोई मेरा इसमें रील मत बनाना अक्का बक्का बक्का वो करते हुए, ठीक है? सो मेरा ये बोलने का मतलब है कि बहुत सारे ह्यूमैनिटीज के बच्चे इधर आते हैं और उनको बहुत सारा एप्लीकेशन नहीं पता होता है, और यूपीएससी जो क्वेश्चंस पूछता है, लेकिन ये क्लियर हो जाएगा ऑप्शंस देखकर भी। और ऐसे भी जनरली ये मैं कोई आपको ये नहीं सिखा रहा हूं, ये कोई ट्रिक नहीं है, ये ऑन द बेसिस ऑफ रैशनलिटी मैं सिखा रहा हूं। ये पिछले 5 साल का, 8 साल का, 10 साल का यूपीएससी का क्वेश्चन को एनालाइज करने के बाद मैं ये बता रहा हूं। इन 80% ऑफ द केसेस जो मैंने बताया अभी वो सही है लगभग। हर 10 में यूपीएससी जब भी डेटा देगा तो 8 क्वेश्चंस में गलत देगा, हर 10 में 8 स्कीम्स में गलत देता है ज्यादातर टाइम, जो अभी मैं बता रहा हूं। तो उसी तरीके से 3D प्रिंटिंग हैज एप्लीकेशंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ऐसे क्वेश्चंस में ज्यादातर टाइम क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव वुड बी द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट इज स्टेटमेंट्स दैट टेंड टू बी राइट। इन सब के अलावा भी कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स हैं दैट टेंड टू बी राइट। फर्स्ट इज अमंग द 4 ऑप्शंस, 4 ऑप्शंस आपको मिले हैं, पहले इधर समझिएगा, 4 ऑप्शंस मिले हैं एंड 2 आर वेरी सिमिलर, द करेक्ट आंसर टेंड्स टू बी वन ऑफ द 2 सिमिलर स्टेटमेंट्स। पहले समझो क्या बोल रहा हूं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें 4 ऑप्शन ABCD है, उसमें 2 ऑप्शंस जो है आपका लगभग सिमिलर है, टेंड टू बी सिमिलर, लग रहा है कि एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, तो आंसर उन्हीं दोनों में से कोई एक होगा। वो बाकी 2 स्टेटमेंट को हटा दो, एलिमिनेट कर दो। आंसर जनरली मान लो A B सिमिलर है तो वो होगा, या 4 ऑप्शंस में अगर 2 अपोजिट टू ईच अदर हैं, बिल्कुल अपोजिट है, आंसर उन्हीं दोनों में से कोई एक होगा, बाकी 2 को एलिमिनेट कर दो। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? जहां पे 2 सिमिलर टाइप का ऑप्शन है या 2 बिल्कुल अपोजिट ऑप्शंस हैं, आंसर उन्हीं में से कोई एक होगा। अगर तुम ऑलरेडी 100 प्लस में जा रहे हो तो रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, अगर 100 से कम पे हो तो उन पे रिस्क ले सकते हो। ठीक है, अमंग द ऑप्शंस द वन विथ अ टॉपिक यू हैव ऑफन सीन इन द न्यूज टेंड्स टू बी करेक्ट। ऑप्शंस में मान लो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, एक ऑप्शन तुमको लग रहा है कि आई हैव रेड इट इन द न्यूज, जनरली वो सही रहेगा, वही सही रहेगा। 4 ऑप्शन आपने देखा, 3 आपको लगा कि कहीं कुछ इसके बारे में नहीं पढ़ा हूं, लेकिन एक ऑप्शन के बारे में आपको लग रहा है कि ये वाला मैंने कहीं पढ़ा था, वो सही रहेगा। गो विथ योर इंस्टिंक्ट। अ स्टेटमेंट विथ एम्स ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्कीम, जनरली स्कीम्स का ऑब्जेक्टिव और एम लगभग सही होता है। स्टेटमेंट्स विथ कैन, अगेन एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं है, कैन है, पॉसिबिलिटीज है, तो ज्यादातर टाइम ये सही रहेगा। कोई दिक्कत यहां तक?
आई होप सब कुछ क्लियर है, आगे बढ़े। दिस इज ऑल ओके। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट पॉलिटी क्लास लेक्चर 1। पूरा का पूरा अभी देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए और कैसे इसको करना है, ठीक है। थैंक यू सोनू, थैंक यू नेहा। बिल्कुल पीवाईक्यू पे अप्लाई करके तुम देखो और तुम मेरे को आकर बोलोगे कि सर आई एम गेटिंग मोर देन 120 130। डू दैट। इसको सेव कर लेना। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेक्चर 1 ऑफ पॉलिटी, ठीक है। थैंक यू रूबी, थैंक यू जिग्मे। दोज हु आर वॉचिंग मी ऑनलाइन, यूट्यूब पर जो देख रहे हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन करा लें, क्योंकि कल से जो आगे का क्लासेस है वो हमारे ऐप पे चलेगा, ठीक है।